हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जो कि है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। ठीक है, इसका वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले भी मैंने वीडियो 1 और 2 अपलोड कर दिया है। ठीक है, और वो वीडियो आप सभी को शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है, ये इस पूरे वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस यूज़ किए गए हैं वो पूरी तरीके से अभी तक तो मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 से ही लेकर आया हूँ। अभी बैंकिंग वाले पोर्शन से किसी भी तरह का वीडियो नहीं लाया हूँ, हालांकि जल्द ही लेकर आऊँगा। कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किसी भी वेबसाइट से या फिर कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं खुद ही तैयार किया हूँ। ठीक है, और पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, पूरी तरीके से इस अधिनियम से उठाया गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का डेट अनाउंसमेंट हो गया है, वो 15 अक्टूबर है। बार बार मैं इस डेट को याद दिला रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चलता रहे कि समय हमारे पास बहुत कम है और इस समय का हमको सही तरीके से सदुपयोग करना है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास जो भी समय रह गया है 30-32 दिन, उस समय का आप बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर लें, क्योंकि अगर इस समय का आप सही यूज़ करेंगे तो आप सिलेक्शन के बाद आगे का जो आपकी सारी उम्र होगी बहुत अच्छे से गुजरेगी। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए समय थोड़ा सा और लग जाएगा। कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप मन लगा के अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं तो पढ़ाई करें, टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो की और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। 4 यहाँ पे विकल्प दिया गया है, चारों में से कोई ऐसा एक कार्य है जो राज्य निर्वाचन आयोग जो है नहीं करती है। ठीक है, हमको उस चारों में से किसी एक को पकड़ना है। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका इस अधिनियम में, कौन सा अधिनियम, तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो 1960 है, उसकी अगर मैं धारा की बात करूं तो धारा 50ख में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख दिया गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या काम करती है मैं उसको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का कार्य करूंगा। हालांकि यह टॉपिक बड़ा है, फिर भी जितना होगा मैं यहाँ पे इस चारों ऑप्शंस के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए पहला विकल्प, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन कराने एवं निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए प्राधिकृत करेगी, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है, राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन के लिए आवश्यक अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यकता के अनुसार करती है। तीसरा, निर्वाचन संचालन के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शक्तियों कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्धारण नहीं है, मतलब किसी भी तरह का निर्धारण नहीं है। और चौथा, राज्य सरकार सभी सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से नियम बनाएगी। इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प जो है राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये उसका कार्य नहीं है। अब इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि जो राज्य सरकार होती है राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करता है और अधिसूचना के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने के लिए एक निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए प्राधिकृत करती है। तो यह पहला बिल्कुल सही है। जब ये राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग को प्राधिकृत कर देगी, तब अब क्या होगा कि राज्य सरकार के परामर्श के बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा इस निर्वाचन को अच्छे से करने के लिए, संचालित करने के लिए अपने लिए आवश्यक अधिकारी कर्मचारी को नियुक्त करता है अपने आवश्यकता अनुसार। ठीक है, जितना भी ऐसा लगे कि जितनी संख्या में पर्याप्त अधिकारी कर्मचारी होंगे इस निर्वाचन को सफल करने के लिए, उस हिसाब से निर्वाचन किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करती है। अब जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारियों और कर्मचारी की नियुक्ति करेगी तो इन अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ उनको शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी दिया जाएगा। इसका निर्धारण किया गया है। ठीक है, उनको ये दिया जाएगा। तो
तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में जो विकल्प ऑप्शन सी है इसमें नहीं लिख दिया हूँ, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे नहीं होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। और चौथा विकल्प है राज्य सरकार सभी सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के लिए नियम बनाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मतलब आप यह कह सकते हो कि सहकारी सोसाइटियों में जितने भी निर्वाचन होते हैं ये सब जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा धारा 50 ख के अनुसार आयोजित किया जाता है। ठीक है, लेकिन अधिसूचना जारी कौन करता है? राज्य सरकार। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि यदि राज्य सरकार किसी समिति को, समिति नहीं इसके जगह सोसाइटी कर लीजिएगा, ठीक है, वो समिति के जगह सोसाइटी कर लीजिएगा। यदि राज्य सरकार किसी सोसाइटी को यह आदेश विनिर्दिष्ट करे कि वह अपने समिति में स्त्रियों के लिए भी स्थान के आरक्षण की व्यवस्था करे तो कितने स्थान को आरक्षित किया जाए? क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, ये सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की जो धारा संख्या, ठीक है, धारा संख्या याद रखिए, धारा संख्या 52 ख में यह कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि अगर राज्य सरकार किसी सोसाइटी को यह आदेश देता है कि उसकी समिति में स्त्रियों की भी उपस्थिति होना चाहिए, स्त्रियों के लिए भी स्थान आरक्षण होना चाहिए, तो वो सोसाइटी की जो समिति है कितना अधिकतम पद को आरक्षित करेगा? अधिकतम 10, अधिकतम 4, कुल सदस्यों का 1/10 या फिर कुल सदस्यों का 1/3? कितने सदस्यों, कितने स्त्रियों सदस्यों को अधिकतम आरक्षित किया जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम 4। ठीक है, अधिकतम 4 स्त्रियों के लिए पदों का या फिर स्थान का आरक्षण किया जाएगा। धारा संख्या 52 ख, एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किसी समिति के प्रबंधक, ये समिति बार बार क्यों, एक्चुअली मैं इसको बोल के वॉइस रिकॉग्नाइजर से टाइप करता हूँ ना, तो सोसाइटी जब भी बोलता हूँ तो उसके जगह समिति ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप समिति की जगह सोसाइटी लिख लीजिएगा। क्या है कि किसी सोसाइटी के प्रबंधक, सचिव, ये सचिव नहीं होगा, सचिव, प्रबंधक, सचिव, लेखापाल या किसी अन्य वैधानिक अधिकारी के नियुक्ति के बारे में किस धारा में उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट आपसे धारा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि किसी सोसाइटी में जो प्रबंधक होगा, जो सचिव होगा, जो लेखापाल होगा या फिर किसी भी अन्य वैधानिक अधिकारी की नियुक्ति जब किया जाएगा तो उस नियुक्ति के बारे में कौन सी धारा में वर्णन है? धारा 54, धारा 16, धारा 30 या फिर धारा 20, किसके अंतर्गत इसका वर्णन है? तो याद रखिएगा किसी भी तरह के पदाधिकारियों का जो नियुक्ति है, प्रबंधक, सचिव, लेखापाल या फिर कोई भी वैधानिक अधिकारी है, उनकी नियुक्ति की बात धारा संख्या 14 में किया गया है। याद रहेगा? ठीक है, इस छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा संख्या 54 में इसका वर्णन किया गया। धारा संख्या 16 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सोसाइटियों का पुनर्गठन से संबंधित है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप भी नोट डाउन करते चलिए। सोसाइटियों का पुनर्गठन। देखिए एक चीज मैं आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं पूरा अधिनियम को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लेंगे हम, इसके बाद एमसीक्यू लगा, तो भूल जाओ, क्योंकि इतना बड़ा अधिनियम है और आपको इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है कि पूरा अधिनियम को पढ़ो फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो पाए आप एमसीक्यू के माध्यम से ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते चलें। ठीक है, तो धारा संख्या 16 में सोसाइटियों का पुनर्गठन का विवरण किया गया है। वहीं जो धारा संख्या 30 है, इसमें अगर कोई सदस्य दिवाला हो जाता है, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सदस्यों के दिवाला की बात किया गया है कि उनके साथ क्या कैसे हैंडल करना पड़ेगा। तो सदस्यों का दिवाले की बात किसमें? धारा संख्या 30 में कहा गया है। वहीं जो धारा संख्या 32 है, इसमें सदस्यों के मत के अधिकार के बारे में बोला गया है, सदस्यों के मत की बात की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 धारा के बारे में बताया। ठीक है, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा करके जो इम्पोर्टेंट जो धाराएं हैं इस अधिनियम का, उसको मैं याद करवाते जाऊँ। और आप क्या करेंगे, इस सभी धाराओं को जो मैं लिखवा रहा हूँ सीक्वेंस में एक जगह लिखते चले। देखिए धारा तो टोटल 96 है, तो कितना 96 को याद करते चलेंगे क्या, तो उससे
ज़्यादा अच्छा यही है कि जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं जो मैंने बताते जा रहा हूँ सबको एक जगह आप नोट डाउन करते चलिए जाए सीक्वेंस में, तो आपको वहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो गया। चलिए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करें। यहाँ पे मैं 4 धारा को और जोड़ा हूँ क्योंकि धारा मैं मानता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट को मैं करा ही दे रहा हूँ। इसमें से असुमेलित विकल्प को बताना है। बाएं साइड में विशेष दिया गया है और दाएं साइड में धारा संख्या दिया है कि कौन से धारा में किस चीज का वर्णन है। तो पहला है सदस्यों आदि की शिक्षा, दूसरा है बी है नाम मात्र के सदस्य, तीसरा है सदस्यों का रजिस्टर और चौथा राज्य निर्वाचन आयोग धारा संख्या 46। वही बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। चलिए कौन सा विकल्प जो है असुमेलित नहीं है, मतलब असुमेलित है मतलब गलत कौन से तरीके से सुमेलित है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन विकल्प ए है सदस्यों आदि की शिक्षा, ये धारा 19 में वर्णन है, बिल्कुल सही है। दूसरा है नाम मात्र के सदस्य, ये भी धारा 20 के अंदर है। तीसरा है सदस्यों का रजिस्टर, ये भी धारा 33 में है। ये चौथा विकल्प है राज्य निर्वाचन आयोग धारा 46, ये जो है सुमेलित नहीं है। ये जो धारा संख्या 46 है, ये धारा संख्या 46 में क्या वर्णन है, तो कर्मचारियों के भविष्य निधि की बात की गई है। ठीक है, क्या है, कर्मचारियों के भविष्य निधि। भविष्य निधि तो आप जानते ही होंगे, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, किसके अंदर, धारा 46 के अंतर्गत। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयोग अगर यहां पे दिया हो तो ये किस धारा में वर्णन किया गया है, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है इस अधिनियम में 50 ख में इसका वर्णन किया गया। मैं पहला क्वेश्चन में ही इसको मैं बताया था कि इस अधिनियम का धारा 50 ख में राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित उसके जो कार्य हैं, उसका निर्वाचन संबंधी जो आदेश हैं, वो सारे चीज़ों का वर्णन किया गया। क्या कोई बता सकता है कमेंट करके क्या कि हमारा जो भारत का संविधान है, ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसमें कौन सा अनुच्छेद में, ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है। कमेंट करके सब लोग बताएंगे, जितने लोग संविधान पढ़े हैं सब कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है। चलिए पांचवा प्रश्न है कि वह समिति, ठीक है, फिर से समिति ले लिया है, सोसाइटी लिखिएगा भाई, ठीक है, सोसाइटी। वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी का सरकारी अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए कम से कम 50% सोसाइटी द्वारा धारित हो, क्या कहलाता है। देखिए क्या मतलब है इसका कि अगर एक कोई सोसाइटी है, ठीक है, उस सोसाइटी का जितना भी शेयर है, ठीक है, उस शेयर में मान लो जो सरकारी पूंजी का जो गवर्नमेंट का जो शेयर है उसको अपवर्जित करते हो, मतलब उसको हटा दिया जाए। ठीक है, इस पूरे सोसाइटी का जितना भी शेयर है उसमें से जो गवर्नमेंट वाला है उसको हटा दिया जाए। अब जो बचा है उसमें से कम अगर 50% जो सोसाइटी, अगर 50% शेयर को अगर सोसाइटी धारित करता है तो उस प्रकार के सोसाइटी को क्या कहते हैं। साधारण सोसाइटी, वित्तदायी बैंक, संघीय सोसाइटी या फिर सहकारी सोसाइटी, क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है एक्चुअली इसका वर्णन कहाँ होगा, तो हमारा जो अध्याय 1 है, ठीक है, अध्याय 1 है उसका धारा संख्या 2, ठीक है। अध्याय 1 का धारा में क्या था, जो उसके बारे में था ना कि मतलब कहाँ से, मतलब कब उसको लागू किया गया था, ये था धारा 1 के अंतर्गत। धारा 2 में क्या था, परिभाषाएं थी, ठीक है। तो परिभाषाएं जो धारा 2 है उसको आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, उसी में इन सभी चीज़ों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। अध्याय 1 क्या होता है, प्रारंभिक होता है, तो धारा 2 के प्रारंभिक के धारा 2 में परिभाषाओं की बात की गई है, जितने भी टर्म्स होंगे इस अधिनियम के अंदर उसकी परिभाषा किया गया है। तो ये जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघीय सोसाइटी, फेडरल सोसाइटी उसको कहा जाता है। क्लियर है इतना, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। साधारण सोसाइटी किसको कहेंगे, किसी को पता है क्या। तो देखिए मैं कल जब मैं वीडियो नंबर 2 लाया था तो उसमें मैं जो धारा संख्या 10 है, ठीक है, उस 10 का
एक में मैं बताया था कि बहुत तरह के सोसाइटियों का मैंने नाम बताया था, लिस्ट बताया था, जिसमें बताया था कि 1 से लेकर 12 तक के अलग अलग सोसाइटी वहाँ पे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जो 1 से 12 तक था, तो 1 से लेकर 9 तक को छोड़ के, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि एक ऐसी सोसाइटी जो 1 से लेकर 9 तक में ना शामिल हो, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक में शामिल ना हो, बाकी आगे वाले में हो, तो उस तरह की सोसाइटी को हम साधारण सोसाइटी के अंतर्गत रखते हैं। इस चीज़ को आप नोट करके लिखिएगा। जो धारा 10(1) में 1 से लेकर 9 तक के सोसाइटी में ना हो, उसको हम साधारण सोसाइटी कहते हैं। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वित्तदायी बैंक क्या होता है, देखिए, तो वित्तदायी बैंक किसको कहेंगे, तो जो सोसाइटी के लिए या फिर उसके व्यक्तिगत जो सदस्य होंगे, क्या बोल रहा हूँ कि एक ऐसा बैंक जो उस सोसाइटी के लिए या फिर उस सोसाइटी का जो व्यक्तिगत सदस्य है उसके लिए उधार देने के लिए निधि का, फंड का सृजन करता हो, उसको हम वित्तदायी बैंक कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ कि सोसाइटी के लिए या फिर कोई व्यक्ति के लिए, ठीक है, जो व्यक्तिगत सदस्य होगा उसके लिए लोन का या फिर उधार की व्यवस्था करता हो, उस बैंक को हम वित्तदायी बैंक कहते हैं। और संघीय सोसाइटी का तो यही डेफिनेशन है। सहकारी सोसाइटी क्या होता है, सहकारी सोसाइटी, ये जो अधिनियम 1960 है, ठीक है, ये जो हम अधिनियम पढ़ रहे हैं 1960, इसके अंतर्गत जो भी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होगा, ठीक है, उसको हम सहकारी सोसाइटी कहते हैं। सिंपल सा यही सब डेफिनेशन है, ये सब धारा 2 के अंदर परिभाषा में। क्लियर है इतना? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, हमको बताना है। असत्य विकल्प का चयन करना है। पहले हम चारों विकल्प को पढ़ लेते हैं कि कौन सा विकल्प क्या है। पहला, सोसाइटी किसी भी व्यक्ति के नाम मात्र के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकता है, ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी सोसाइटी का सदस्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को उस सोसाइटी का नाम मात्र के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकता है, पहला। दूसरा, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में अपने सदस्यों में के शिक्षा प्रशिक्षण का प्रावधान है। दूसरा आ गया, मतलब दूसरा विकल्प क्या कह रहा है कि जितने भी सहकारी सोसाइटी होंगे, जैसे ही वित्तीय वर्ष समाप्त होता है और नया वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें जितने भी उनके सदस्य होते हैं उनके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए प्रावधान दिया जाता है। ये दूसरा विकल्प। तीसरा, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक क्रियाकलाप में अपना एक मत देने का अधिकार होगा। क्या जितने भी सोसाइटी के सदस्य होंगे, क्या वो सब जितने भी एक्टिविटी होगी जहाँ पे वोटिंग देने की बात होगी, क्या सभी सदस्य एक एक वोट अपना देने का अधिकार होगा कि नहीं? तीसरा हो गया। और चौथा, सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य एक मत देने का अधिकारी तो होगा, वह अपना मत स्वयं या फिर किसी और सदस्य के द्वारा भी प्रयोग कर सकता है। कि मतलब प्रॉक्सी वोट की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई मैं अगर नहीं आया हूँ तो मेरे बदले तू वोट दे देना, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो यही वाला विकल्प ऑप्शन नंबर डी जो है यही असत्य है। बाकी ये तीनों, पहला दूसरा तीसरा जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई भी सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को नाम मात्र के लिए सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकता है, ठीक है। इसका जो वर्णन है वो धारा, इस अधिनियम का जो धारा 20 है उसके अंतर्गत वर्णन है। इसका नाम ही है नाम मात्र के सदस्य, ठीक है, नाम मात्र के सदस्य, धारा 20। दूसरा है, ये क्या था कि प्रत्येक, ये यहाँ पे सदस्यों के शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में, इसका वर्णन जो है 19 का अंग, ठीक है, अंग क अंग होता है ना, उसका 19 का अंग वाला जो है उसमें सदस्यों आदि की शिक्षा, ठीक है, सदस्यों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए वर्णन किया गया है। तीसरा, प्रत्येक सदस्यों को मत देने का अधिकार, ये जो है धारा संख्या 22 में, ठीक है, सदस्यों का मत, सदस्यों का मत। तो आज मैंने बहुत सारा धाराओं के बारे में यहाँ पे बताया है, तो इस सब को आप नोट डाउन करके रख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना ही वोट देगा, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जाके वोट नहीं दे देगा। क्लियर है? इतना याद रखिएगा। इसका जो वर्णन है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना, देखिए ये धारा 22 में क्या गया कि सदस्यों का मत की बात किया गया है, जिसमें ये बोला गया कि प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक क्रियाकलाप में अपना एक वोट दे सकता है। लेकिन
अपना मत वो स्वयं प्रयोग करेगा। तो एक याद रखिएगा, जो धारा संख्या 23 है उसमें क्या क्या कहा गया है कि मत प्रयोग करने की रीति, ठीक है, अपने मत का प्रयोग करने की रीति, कि वो किस तरह अपने मत का प्रयोग करेगा, इसका वर्णन किस में है, धारा संख्या 23 में है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है सहकारी समिति के, फिर सहकारी सोसाइटी होगा भाई ये, ठीक है, सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी के सदस्यों का रजिस्टर में वर्णन होगा। ठीक है, देखिए जितने भी सहकारी सदस्य होंगे उन सब का कहीं ना कहीं वर्णन होगा। तो सहकारी सदस्यों का एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर का वर्णन धारा संख्या 33 में होगा। मैं पीछे इसको बता दिया था, सदस्यों का रजिस्टर धारा संख्या 33, ठीक है, 33, धारा संख्या 33। तो उसमें क्या क्या वर्णन होगा? पहला, इस रजिस्टर में प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा उसकी उपजीविकाओं का निर्दिष्ट होगा। दूसरा, उसे दशा में जहां कोई सोसाइटी अंश पूंजी रखती है, प्रत्येक सदस्य के द्वारा आधारित अंश का, आधारित नहीं, ये धारित होगा, ठीक है, प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित अंश का वर्णन होगा। मतलब जहां भी जो सहकारी सोसाइटी का जो शेयर है या फिर जो फंड है रखा जाता है, तो उसमें प्रत्येक सदस्य का भी उसमें शेयर होगा। तो ये सब जो कुछ भी रखा गया उसका वर्णन भी होगा। तीसरा, वह तारीख जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया था, उस तारीख को भी क्या उस रजिस्टर में मेंशन किया जाएगा जिस दिन से वो एंट्री किया था, जिस दिन उसको सदस्यता मिली थी। या चौथा, वह तारीख जिसमें कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया है, क्या उस तारीख को भी उसमें मेंशन किया जाएगा जिस दिन से कोई सदस्य जो है उस सोसाइटी का सदस्य के रूप में नहीं रह गया है। बताइए कौन सा विकल्प ए बी सी डी में से सही होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 सभी के सभी कथन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ये सब कहाँ वर्णन है? इस अधिनियम का धारा संख्या जो 33 है वहां पर ये सब का वर्णन है। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न देख लेते हैं। अब आठवां प्रश्न है कि लाभ अर्जित करने वाली कोई सोसाइटी वर्ष के सकल नहीं है, सकल, ठीक है, सकल मतलब पूरा संपूर्ण, ये लबो नहीं लाभों, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है बाबा, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करिएगा। बाकी चीज क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि लाभ अर्जित करने वाली कोई सोसाइटी वर्ष के सकल लाभ, मतलब टोटल ग्रॉस जो प्रॉफिट होता है उसकी बात हो रहा है, सकल लाभ में से किस कटौती का शुद्ध, ठीक है, शुद्ध लाभ की संगणना करेगी। मतलब यहाँ पे इस सब में 1 से लेकर 5 तक में कौन कौन सा है, मतलब किसे कटौती कर, मतलब इसमें से किसको काट करने के बाद शुद्ध लाभ की गणना करेगी। भाई देखिए 2-3 तरह का लाभ होगा ना, एक तो सकल लाभ होगा जिसमें अभी वो टोटल प्रॉफिट की ही अभी बात हुआ है, लेकिन ये टोटल प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारा कुछ कर्ज भी तो रहता है, किसी को कुछ देना भी तो होता है, उसको हम माइनस करेंगे, उसके बाद ही तो टोटल जो नेट प्रॉफिट होगा, शुद्ध लाभ होगा, उसको गणना करेंगे। तो बताना है इनमें से कौन सा को काटने के बाद, इन कटौतियों को हटाने के बाद जो पैसा बचेगा उसको हम शुद्ध लाभ कहेंगे। संपरीक्षा फीस, संपरीक्षा मतलब ऑडिट फीस, प्रबंध प्रभार, मरम्मत, भाटक, कर आदि कामकाजी खर्च को कटौती करने के बाद औक्षण मतलब डिप्रेशिएशन। पांचवा, उधारों तथा निक्षेपों पर देय ब्याज, मतलब जो लोन लिया गया है, जो डिपॉजिट है, उस पर जो इंटरेस्ट देने के बाद जो बचेगा उन सब का हटाने के बाद शुद्ध लाभ की संगणना किया जाएगा। बताइए इसमें से चारों विकल्प में से क्या सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 5 सभी के सभी सही है। देखिए मैं क्वेश्चन ही उस तरह से बनाया हूं ना कि आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आप सभी को याद कराना, बताना कि किसका क्या आंसर है और समझाना। ठीक है, तो ये सारे जो शुद्ध लाभ या लाभ की बात किया गया है वो धारा संख्या 43 के अंतर्गत वर्णन किया गया है, जिसमें इसका नाम क्या है? लाभों का विनियोजन। ठीक है, लाभों का विनियोजन, ये इसका नाम है। धारा संख्या 43 के क्रम है। यहाँ पे और भी बहुत सारा का दिया है, मैं तो केवल 5 को ही क्वेश्चन बनाने के लिए उठाया हूँ, तो आप जाके धारा 43 को आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है कि किसी समिति, और भाई मैं तो तंग आ गया, सॉरी फॉर मिस टाइपिंग,
समिति के जगह आप क्वेश्चन में जहाँ भी समिति आया है उसके जगह आप सोसाइटी कर लीजिएगा। ठीक है, शुरुआत में क्या है, किसी सोसाइटी द्वारा कर्मचारियों के अभिदायी भविष्य निधि के बारे में क्या सत्य है। अभिदायी भविष्य निधि मैं बता चुका था, प्रोविडेंट फंड की बात हो रहा है। मतलब मान लो कि कोई भी एक सोसाइटी है, सोसाइटी के सदस्य होंगे, वो सदस्य के द्वारा कुछ पैसा वहाँ पे जमा होगा जिसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ठीक है, कटौती करने उनसे मतलब उनके जो सैलरी वगैरह में से काट के जो बचता है ना, जो उनके द्वारा जो जमा पूंजी होता है उसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो जो कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड होगा, अभिदायी भविष्य निधि होगा, उसके बारे में क्या सत्य है। पहला, उसे समिति के कारोबार, ठीक है, समिति के कारोबार, सुधार लीजिएगा, उसे समिति के कारोबार में उपयोग नहीं लाई जाएगी। फिर से यहाँ पे समिति की जगह सोसाइटी कर लीजिएगा। क्या है, उसे सोसाइटी के कारोबार में उपयोग नहीं लाया जाएगी, पहला। दूसरा, उसे समिति यानी सोसाइटी के हस्तियों नहीं आस्तियों, ठीक है, क्या टाइप हो गया है यार, ठीक है, आस्तियों, ठीक है। तो जहां समिति लिखा गया उसके जगह सोसाइटी कर लेना, ये कारोबार लिखा गया उसके जगह आप कारोबार लिख देना, और हस्तियों की जगह आस्तियों लिख देना है, के भाग के रूप में नहीं होगी। तीसरा है ए और बी दोनों सत्य, चौथा उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। अब देखिए इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब जो भी अभिदायी भविष्य निधि जमा है तो उस अभिदायी भविष्य निधि का जो भी उस सोसाइटी का कारोबार होगा उसमें उसका उपयोग नहीं लाया जाएगा। ठीक है, पहली बात ये सही है। दूसरा, जो भी उस सोसाइटी का जो आस्तिया होगा, ठीक है, उसका भाग के रूप में भी उसका यूज नहीं किया जाएगा। अब ऐसा भी नहीं कभी होगा कि जो सोसाइटी है जब वो समाप्त हो जाएगा, वो डूब जाएगा, तो ये जो प्रोविडेंट फंड है, जो भविष्य निधि है, वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी भविष्य निधि है उन कर्मचारियों को मिलेगा ही, चाहे वो सोसाइटी रहे ना रहे, खत्म हो जाए, डूब जाए। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये चीज़ और भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो अब इसका वर्णन कहाँ है, तो अगर जो इस अधिनियम के जो धारा 46 है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कर्मचारियों के भविष्य निधि, ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कहाँ, धारा संख्या 46 में। ठीक है, चलिए अब हम 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, किसी समिति, फिर से समिति नहीं सोसाइटी, अरे यार सोसाइटी, किसी सोसाइटी के बोर्ड को उसकी किसी उपविधियों, ठीक है, अप नहीं वीडियो लिखा गया, क्या टाइप हुआ है आज, बहुत मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, कोई नहीं मैं सुधार दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको आप कंसीडर कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलती टाइपिंग हुआ है। क्या है कि किसी सोसाइटी के बोर्ड को उसकी उपविधियों के अनुसार, ठीक है, उनके उपविधियों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे सोसाइटी होंगे उनको कुछ ना कुछ थोड़ा पावर, उनके कर्तव्य दिया गया है, तो बताना है कि ये चारों में से क्या जो है उनको शक्ति नहीं दिया गया है। ठीक है, सदस्यता, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, सोसाइटी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, को क्या शक्ति नहीं है चारों में से, सदस्यता स्वीकृत एवं समाप्त कराना, सभापति एवं अन्य पदाधिकारियों की निर्वाचित करना, तीसरा सभापति या फिर पदाधिकारियों को पद से हटाना, या फिर चौथा सोसाइटी में निर्वाचन कराना। चारों में से कौन सा जो है उनके शक्ति के अंतर्गत, जो सोसाइटी का बोर्ड है उसके शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो पीछे से अगर शुरू से अभी तक जो पढ़ा ध्यान दिए होंगे तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि किसी भी सहकारी सोसाइटी में जब निर्वाचन होगा तो वो कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, शुरू में ही देखे थे। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव होता है, किसमें, 50ख, ये भी तो मैं बताया था। ठीक है, बाकी जो सोसाइटी के बोर्ड होंगे उसके ये सारे ए बी सी तीनों जो है कार्य उसका या फिर उसकी शक्तियों के अंतर्गत ये आता है, लेकिन सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी में निर्वाचन कराना राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, वही करवाता है। क्लियर है इतना। तो ये था आज का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेवल मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था। शुरुआत पहला दिन एकदम बेसिक था, दूसरे दिन थोड़ा हार्ड,
तीसरे के दिन थोड़ा क्वेश्चन लेवल को मैं बढ़ाया हूँ और कोशिश कराया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो धाराएं हैं उसको आपके सामने रखूँ। अगर ये सोसाइटी के बोर्ड की मैं बात करूँ तो इसका जो है धारा संख्या आप लिख सकते हैं, धारा 48 ग में इसका वर्णन किया गया है, बोर्ड की शक्तियाँ। ठीक है, सहकारी जो बोर्ड होंगे, सहकारी सोसाइटी के जो बोर्ड होंगी, बोर्ड की शक्तियाँ। क्लियर है, इतना याद रखिएगा। तो ये था आज का महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। तो अभी तक हमने 3 वीडियो कवर कर लिया। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। कल शाम को आपको इंग्लिश का एक वीडियो मिलेगा नंबर का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसका भी एक रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, कहीं ना कहीं एग्जाम में व्यापक में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कल इवनिंग में आपको इंग्लिश का एक वीडियो मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप अपने पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक है, अगर PDF चाहिए होगा तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD जाके टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा। 500 लगभग हमारे मेंबर्स हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।